हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। बहुत एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा अपडेट आया है यूपीएससी की तरफ से। यूपीएससी का एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है, 27 जून 2021 को जो शेड्यूल था, अब उसकी डेट बढ़ाकर यूपीएससी ने कर दी है 10 अक्टूबर 2021। तो लगभग आपको यहाँ पर 5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। ये देखो, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आपके पास टाइम है। आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अवॉइड करते हुए, हर सिचुएशन को टैकल करते हुए, आप डेली रिगरस तरीके से 6 to 8 आवर्स अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। और एक हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं शॉर्ट तरीके से। अपडेट तो देखो आपको मिल ही गया होगा हर जगह से। 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, ठीक है। ये बस आप याद रखना कि आपके पास कुल मिलाकर 5 महीने का टाइम अब आपको मिल गया है। स्ट्रैटेजी एक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इन 5 महीनों में हमें एक तरीके से अपने आप को कैरी कैसे करना है, ताकि एक शॉर्ट तरीका तो हो ना कि कम से कम हमारा प्रीलिम्स जो है वो एश्योर हो सके। इस स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करते हैं। उससे पहले लेकिन आप बुद्धा का एक कोट देखो, द माइंड इज़ एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। आपका माइंड बहुत पावरफुल है। आप जो सोचो कि आप बनोगे, बस आपके अंदर उस चीज़ को पाने के लिए हीट होनी चाहिए। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें आप अपना एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे आप में से इस स्ट्रैटेजी को सुनने वाले लोगों के साथ मैं जानता हूँ बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम चल रही होगी। मे नॉट गॉट डू सो चल रही हो, लेकिन अगर चल भी रही हो या कोई प्रॉब्लम हो जो हो चुकी हो, आप बिल्कुल भी उस पर ध्यान देने के लिए अपने माइंड को रोकें। बिल्कुल भी ध्यान आपको नहीं देना है। आप अपने माइंड को शांत करने के लिए अभी से ही ना, अगर आप अगर ये फॉलो नहीं करते हो तो मेडिटेशन ज़रूर स्टार्ट करो। आप मेडिटेशन करने की मदद से आपका माइंड आपके कंट्रोल में आएगा। बड़े सारे तरह के जो आपको फियर और जो एंग्जाइटी जो फील होता है, आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा और आप बहुत आराम से एक बैलेंस पर्सनैलिटी इमर्ज होकर आओगे। मैं ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में अपनी मेडिटेशन की बात करता हूँ कि कैसे मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है आपकी फ़ियर और आपकी एंग्जाइटी से डील करने के लिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अभी से लेकर। अगर आज मान लो आज 13 में है अगर, तो 13 में से हमारी स्ट्रैटेजी 10 अक्टूबर तक किस तरीके से होनी चाहिए कि हम शॉर्ट तरीके में एक स्ट्रैटेजी को अपनाकर इस एग्ज़ाम को, प्रीलिम्स को एटलीस्ट एक शॉर्ट तरीके से क्लियर कर सके, प्रीलिम्स की लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। हमारा पहला मकसद तो देखो यही है कि प्रीलिम्स की लिस्ट में पहुंचना। तो ऐसा क्या तरीका है? बहुत आसान तरीका है। देखो, आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम डिले हो गया तो वो टफ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कट ऑफ बड़े टाइम से देखो कम जा रही है, और कम इसलिए जा रही है कि एग्ज़ाम जो है वो टफ होता जा रहा है बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स के। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर यूपीएससी ठान ले कि उनको कट ऑफ बढ़ा रही हैं, कट ऑफ बढ़ाकर वो हो सकता है 105 110 तक रख देंगे। कैसे होगा? एग्ज़ाम के क्वेश्चन बहुत इजी बनाकर। अब ज़्यादा हार्ड प्रिपरेशन और स्ट्रेसफुल प्रिपरेशन अगर कर लोगे हर छोटी चीज़ को कि ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, ये भी कवर कर लूँ, वो भी कवर कर लूँ, तो बहुत सारी ईजी क्वेश्चन को आप मिस आउट कर जाओगे। तो एक परफेक्ट तरीका और परफेक्ट सब्जेक्ट जिस पर हमें फोकस करना है वो कौन से होने चाहिए कि हमारे प्रीलिम्स की लिस्ट में नाम आ जाए, इस साल का प्रीलिम्स हमारे हाथ से ना जा पाए। देखो, आप करंट अफेयर को इम्पोर्टेंस तो दो, अच्छी बात है, लेकिन करंट अफेयर को प्लीज़ 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 ओवर एम्फसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है स्ट्रैटेजी का। इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है कि आपको मेजर फोकस ना अपने स्टैटिक सब्जेक्ट पे करना है। आप कोई भी स्टैटिक सब्जेक्ट ना अपना मिस मत करो। इन 5 महीने तक आप अपना शेड्यूल कुछ ऐसा बना लो कि आप डेली 45 मिनट्स से लेकर 1 घंटा तक डेली आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो। आप उसमें पॉलिटी कवर करो, आप उसमें इकोनॉमी कवर करो, उसमें एनवायरनमेंट कवर करो, ज्योग्राफी करो आप, ठीक है। और इसके अलावा हिस्ट्री तीनों तरह की डेली करनी है। डेली आप तीनों तरह की हिस्ट्री करो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप रेगुलर बेसिस पर टच नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, आप हर तरह की हिस्ट्री को डेली टच करो। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है इम्पॉर्टेंट, जो अभी तक 3 सालों तक आप इग्नोर कर देते थे, अगर कर देते और करंट अफेयर से तैयारी कर लेते तो उससे काम चल जाता। लेकिन साइंस अब जो है स्टैटिक पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा आने लगा है। अब करंट अफेयर की वैल्यू साइंस में
बरकरार तो है, लेकिन इसके साथ ही जिसकी वैल्यू बढ़ाते हुए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वो है कि साइंस के स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा, स्टैटिक साइंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें आपको क्या क्या चीज़ें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, तो देखो सबसे पहले आप एक बात समझो, 1 मिनट में इसको इरेज कर स्पेस बनाता हूँ ज़रा। आप सबसे पहले तो एक बात समझो, देखो ये एग्ज़ाम है ना हमारा 10 अक्टूबर को है, ठीक है। अब इसका मतलब जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी या फिर ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे या जिसने अभी अभी मेंस लिखा होगा, जिन्होंने लास्ट ईयर का भी 2020 का भी प्रीलिम्स निकाला था, तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। अब अगर हमें ऐसे लोगों से कम्पीट करना है तो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि हम बियॉन्ड द कट ऑफ जाकर एक कंफर्टेबल रेंज में अपनी जगह प्रीलिम्स की लिस्ट में सिक्योर कर सकें 2021 की लिस्ट में। इसके लिए देखो एक बात अगर आप समझ सको तो समझना, पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया या फिर करंट अफेयर हो गए, इसके लिए सब लोग पढ़कर जाते हैं वही लक्ष्मीकांत है, या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी अगर आप मान लो, अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वही लक्ष्मीकांत है, वही स्पेक्ट्रम है, वही 1 साल की विजन की मैगज़ीन या फिर इनसाइट की मैगज़ीन होती है, ठीक है, और शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट के लिए बुक होती है। ये तो सब लोग कर जाएंगे और इन बुक को आराम से अगर 1 साल की, 2 साल की, 6 महीने की, 5 महीने की कोई तैयारी कर रहा है तो बार बार पढ़ कर एक तरीके से लोग इसका रट्टा भी लगा लेते हैं, तब भी उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर समझ कर या कोचिंग के नोट्स या उन्होंने कोचिंग कर रखी है या कैसे भी कर इन सब्जेक्ट्स में जुगाड़ बन जाती है। लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, शंकर आईएएस की बुक हो गई, विजन की मैगज़ीन हो गई या फिर इनसाइट की करंट अफेयर हो गया, इन सब में तो हर कोई मतलब एक तरीके से बैलेंस प्रिपरेशन पे रहेगा। यूपीएससी को अगर कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करना है तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे कई सारे लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। 2017 से एक तरीके से हिंट देना यूपीएससी शुरू हो गई थी, लेकिन ये जो चीज़ बरकरार है और जो एपेक्स पॉइंट पे अभी तक पहुंची ना, ये चीज़, ये 4 सब्जेक्ट वो 2020 में पहुंचे, जब 2020 में पेपर ही ऐसा आया कि जिसके अगर ये 4 सब्जेक्ट आधे अधूरे थे, जिसके वो 2020 की प्रीलिम्स की लिस्ट से बाहर ही था, वो पर्सन अंदर नहीं था। बहुत मुश्किल से तुक्का लगाकर कोई पहुंच गया तो पहुंच गया, वरना जितने लोगों को मैं अच्छी प्रिपरेशन बेसिस पे जानता था, जो अभी तक 2017 से लेकर 19 तक का एग्ज़ाम जिन्होंने निकाला था, इन चारों सब्जेक्ट्स के बिना वो निकाल लेते थे। लेकिन 2020 में सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही ये 4 सब्जेक्ट था। और वो भी आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये चारों सब्जेक्ट्स स्टैटिक पोर्शन से ही प्रिपेयर हो सकते थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर पे फोकस आप करो, लेकिन करंट अफेयर को प्रायोरिटी मत बनाओ। अगर आप करंट अफेयर और स्टैटिक अगर 50-50 करते हो ना, देखो दूसरों को बोलने दिया करो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत डाइसी आते हैं। साफ सीधी बात ये कि जिस तरीके से पहले कल्चर कितना भी पढ़ जाओ सॉल्व नहीं होता था ना, ऐसी करंट अफेयर हो गया, आप जितना मर्जी पढ़ जाओ वो डाइसी आएगा। बहुत सारी चीज़ें आप डायरेक्टली तो कुछ मिलेगा ही नहीं, पहली बात है। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है उससे लेकर आपको डील करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर को बर्डन मत समझो कि करंट अफेयर हो ही नहीं सकता। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि आप नितिन सिंघानिया की जो कल्चर है या कोई भी कल्चर की बुक है, आप उसको पढ़ते चले जा रहे हो और आप कह रहे हो कि हाँ मेरा कल्चर कवर हो गया, मैं 10 में से 10 क्वेश्चन में करके ही आ जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता। देखो 200 में से 200 तो वैसे भी हमें स्कोर नहीं करना है, हमें तो बस ये है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद हम लोग मेंस लिख सकें, बस मेंस लिखने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो हैं इस पे आप खास करके फोकस करो। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इन 4 सब्जेक्ट ये हैं कौन से और आपको कवर कैसे कैसे करने हैं। तो देखो सबसे पहला आपका है साइंस। साइंस के लिए आप कुछ भी मत करो स्टैटिक सब्जेक्ट में, आप 6 से लेकर 10 तक की अपनी जो NCERTs हैं उसको कवर कर लो। 6 से लेकर 8 तक तो सारी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th में आप बायो पे फोकस करना, ठीक है। आप इतना कर लो। बायो पे फोकस करने के बाद थोड़ा थोड़ा बस अगर फिजिक्स का कुछ जैसे जो किसी की जो थ्योरीज़ हैं या फिर न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है या फिर आइंस्टाइन की कोई थ्योरी आप उनको देख लो। और केमिस्ट्री में भी अगर ऐसी कोई थ्योरी या फिर इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप उनको देख लो। कुल मिलाकर मतलब अगर मैं बोलूँ तो 6 से लेकर 10 तक की जो साइंस की NCERTs हैं उनको घोट कर आप पी जाओ, और ये आपको करना पड़ेगा। पहले साइंस एंड टेक में लोग बोलते थे सिर्फ करंट अफेयर से काम चल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल चल जाता था, लेकिन 2017 से आते आते 2020 तक अब काम नहीं चलता है। कंफर्टेबल बियॉन्ड द कट ऑफ अगर आपको स्कोर करना है कि आपको घर आकर सोचना ना पड़े कि भाई मेरा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है, देखो अब आपके पास टाइम है, 5 महीने का टाइम है, इसलिए मैं आपको सोच समझ के वाली चीज़ बोल रहा हूँ।
आप एंशंट हिस्ट्री भी करो, आप मेडिवल हिस्ट्री भी करो। लोग सिर्फ मॉडर्न कर कर चाहते हैं। 2020 में अगर आप प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर देखते हो मॉडर्न के, आप खुद ही बता दो कितने सवाल सॉल्व हो सकते थे डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से पढ़कर। साफ सीधा उसका आंसर है एक मुश्किल से या फिर दो। डायरेक्टली जो स्पेक्ट्रम जिसने बहुत अच्छे से पढ़ी है, जो 5 साल से 4 साल से लगातार स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन आए नहीं। और कहीं कहीं तो ऐसे थे कि जिन उन्होंने सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में या जिस भी पर्सन का नाम लेकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे वो स्पेक्ट्रम की बुक में थे भी नहीं। तो अगर और एंशंट और मेडिवल के क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे आए थे कि अगर पर्सन सिर्फ उन पे एनसीईआरटी पर भी फोकस कर लेता तब भी उसका काम चल जाता। लेकिन मैं तो आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपके पास 5 महीने हैं। आप क्या करो कि एंशंट हिस्ट्री जो है ना, इसके लिए हमारी 6 क्लास की एक एनसीईआरटी है आवर पास्ट 1, आप उसको कवर करो। मेडिवल के लिए हमारी एनसीईआरटी है आवर पास्ट 2, उसको कवर करो। जब आपने ये कवर कर ली, इसके बाद एक मिनट इसको हटाता हूँ, इसके बाद आप करो ये एंशंट के लिए बता रहा हूँ, ये आप 6 क्लास की एनसीईआरटी होगी। 12th क्लास की थीम 1 एक बुक है, आप उसको करो। उसके बाद फिर यहाँ पर 12th क्लास की मेडिवल के लिए थीम 2 बुक है, आप उसको करो। इसके अलावा आप तमिलनाडु ज़रूर कर कर जाओ। 11th की तमिलनाडु में आपको, तमिलनाडु की साइड से आपको बुक मिल जाएगी। 11th की तमिलनाडु में कंप्लीट तरीके से कंबाइंड एक ही बुक है। कंबाइंड बुक में आपको एंशंट भी मिलेगा, आपको मेडिवल का पोर्शन भी मिलेगा। आप इसको कवर करो, ठीक है। टाइम मिले तो देखो, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, टाइम मिले तो 6th और 7th की वहाँ पर भी एंशंट 6th की है, 7th हिस्ट्री की आपको वहाँ मिलेगी, क्या कहते हैं, मेडिवल की। आप वहाँ कवर करो, क्योंकि जो चीज़ें देखो साफ तरीके से मैं बताऊँ, मैं इसको पढ़ भी चुका हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ इन बुक से। एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी में जो चीज़ें मतलब अवेलेबल है ना, वो तमिलनाडु में नहीं है। जो चीज़ें तमिलनाडु में अवेलेबल है वो एनसीईआरटी में नहीं है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म के जिस तरीके से टफ क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक्चुअली देखने में आपको ऐसे टफ लगते हैं, अगर आप, मैं उसको अगर सोर्स बता दूँ ना मैं आपको, वो तमिलनाडु पढ़कर आपका सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे अगर अशोका के क्वेश्चन, विजयनगर के क्वेश्चन, गुप्ता एम्पायर के क्वेश्चन, कॉइन के क्वेश्चन, किसी टैक्स के क्वेश्चन, किसी टर्म के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो तमिलनाडु को डायरेक्टली पिक कर आ रहे हैं। मैं आपको पेज नंबर, सोर्स वगैरह सब कुछ दिखा सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखो 10 में से मतलब मान लो 7 क्वेश्चन तो आपके फंस जाएंगे, डायरेक्ट तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपकी एनसीईआरटी के ऊपर कमांड है और तमिलनाडु के ऊपर कमांड है। 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, आप मतलब आपने या तो सुन रखा होगा वो करंट अफेयर में कुछ होगा तो आप उसमें से एक कर लोगे। 2 क्वेश्चन डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद ऐसे होंगे जिसको कोई नहीं कर सकता, हिस्ट्री ऑप्शनल वाला भी नहीं कर सकता। मॉडर्न के जैसे क्वेश्चन आए थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेक्ट्रम जिसने चार्ट कर घोट कर पी भी रखी होगी ना 2020 में, उसके नहीं हो पाए। इवन हिस्ट्री ऑप्शनल के कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, एग्जाम से निकलने के बाद बेवकूफ़ी जो मर्जी कोई भी कुछ भी बोलता रहे, लिस्ट में तो नाम नहीं आया ना, क्लियर तो कुछ भी नहीं होता ना। तो हिस्ट्री ऑप्शनल को भी मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जिसका स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद भी 2020 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन करना उनको काफ़ी टफ चैलेंजिंग टास्क हो गया था उनके लिए। तो ये हमने 2-3 सब्जेक्ट्स की बात कर ली, हमने साइंस की बात कर ली, एंशंट की बात कर ली, मेडिवल की बात कर ली। इसके अलावा जो चौथा जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी आप सबसे पहले तो देखो, बहुत सारे लोग इसको घर करनी चाहते हैं। आप 9 से लेकर 11 तक की सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी को घोट कर पियो। 9th वाली जिसमें स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, 10th वाली अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 11th की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको इसको कर जाना है। इन तीनों एनसीईआरटी को जब आपने कर लिया, उसके अलावा एक बुक आई है अभी लेटेस्ट, आप या तो नितिन सिंघानिया की बुक कर लो या फिर कहीं से जुगाड़ लगाकर टेलीग्राम वगैरह से मृणाल की वीडियोस देख लो और इनका जो मटेरियल आता है वो देख लो। लेकिन आपको अगर लगता है कि भाई ये 3 सब्जेक्ट में मेरे को बहुत कम टाइम है, साइंस मुझे अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री को टाइमली रिवाइज करना पड़ेगा, और अगर आपके पॉलिटी, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट भी अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं है अगर आपके, और इवन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है रिवीजन के लिए, तो आप मृणाल की वीडियोस और मटेरियल फिर आप रेफर मत करो, फिर आप किसी बुक का सहारा ले लो। आप ये एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हो, एनसीईआरटी देखो आपकी बहुत हेल्प कर देगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे लोग इसे पढ़ते नहीं है, फिर बातें करते हैं कि इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत रैंडम आ रहे हैं। एक बात इंपॉर्टेंट, और ये नीचे वाली बुक जो है आपको इसलिए, मतलब इनमें से कोई बुक इसलिए या फिर मृणाल की वीडियोस इसलिए देखनी पड़ेगी क्योंकि मैक्रो की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैक्रो की एनसीईआरटी पढ़कर हर किसी को समझ में आ भी नहीं सकती और वो एनसीईआरटी पढ़ने लायक भी नहीं है क्योंकि उसमें अपडेशन नहीं है। चैप्टर्स लाइक मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेशनल इनकम,
इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं यूपीएससी में, इन्हीं चैप्टर से ही क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो है, ठीक है। और थोड़ा सा बस, और उसमें इकोनॉमी में करंट अफेयर शामिल होता है, लेकिन वो मैक्रो की एनसीईआरटी को पढ़कर नहीं हो सकते सॉल्व, ठीक है। उसके लिए आप ये तो अभी मार्केट में ये जो बुक आई है मैं आपको ये बता रहा हूँ, या तो ये ले लो नितिन सिंघानिया की बुक आई है, या आप मृणाल की वीडियोज़ को रेफर कर लो। आपके पास देखो 5 महीने का टाइम है, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, मृणाल की वीडियोस और मटेरियल जो है टेलीग्राम पे आपको कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ लगा के आप कर सकते हो इंतजाम, ये कर लो तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप नितिन सिंघानिया की, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बुक से कवर कर लो। इतना करने के बाद यार ये देखो ना, ये प्रायोरिटी है, मतलब मैं आपको, आप जानते हो आप सब कुछ, अगर आप ऑब्वियस ही बात है, अगर 27 जून को अगर आप दे रहे होगे तो ऐसा तो कोई कुछ भी नहीं है कि आप में से कोई कुछ भी नहीं है सुनने वाला, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको पता ना हो कि पढ़ना क्या है। मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ कि देखो स्टैटिक सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, स्टैटिक सब्जेक्ट आपकी प्रायोरिटी है। उन स्टैटिक सब्जेक्ट में से भी देखो गेम चेंजिंग जो रहेगा ना, जैसे 2020 का पेपर लोगों ने कहा कि भाई बहुत ही ज़्यादा बेहिसाब जी तोड़ पेपर था कि भाई जितनी मर्जी जान लगा ली हमने पढ़कर, लेकिन हमारा हुआ नहीं। यार बात सिर्फ ना स्ट्रैटेजी की आती है, क्योंकि अब एक बात बताओ ना, 15,000 से 13,000 लोग जो वो मेंस लिख रहे हैं, क्या सबका तुक्के पे हो गया होगा क्या प्रीलिम्स 2020 का? उनके पास भी तो वही सोर्सेज होंगे ना। कई लोगों का ये कहना था 2020 के प्रीलिम्स के बाद कि यूपीएससी अब तो कुछ भी पूछ रहा है। तो यार इन सबका अलग फैक्टर तो नहीं चल सकता ना कि 13,000 के 13,000 और 15,000 के 15,000 लोग, जितने लोगों ने भी 2020 का मेंस लिखा, कि वो अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो करते हुए घुस गए होंगे मेंस की लिस्ट में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि प्रीलिम्स की लिस्ट में वो लोग, उन्होंने ऐसा करके क्वालिफाई कर लिया होगा, मेंस लिखने का उनको मौका मिल गया, कि सारे के सारा या पूरा का पूरा गेम लक फैक्टर का था। देखो लक काम करता है, लेकिन जिसको आपने सुना होगा ना, जो मार्केट में सो कॉल्ड एक वर्ड होता है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन स्मार्ट वर्क होता क्या है? स्मार्ट वर्क यार ये देखो, ये होता है कि जो आप यूपीएससी की भाषा में अगर मैं बोलूँ स्मार्ट वर्क क्या होता है, सिंपल सी बात जिसको कई लोग डिफाइन कर भी नहीं पाते हैं, ट्रेंड होता है। ट्रेंड आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के देखने की ट्रेंड की वजह से जो आपको ट्रेंड पता लगेगा, उसमें आपको ये पता लगेगा साफ तरीके से कि अगर आप 2017 से लेकर 20 तक देखो, इन सब्जेक्ट को अगर आप कर जाओ ना, श्योर शॉर्ट तरीका, प्रोवाइडेड पॉलिटी, एनवायरनमेंट, आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये आपका अच्छे से तैयार है। तब ज्योग्राफी के ये मत सोचना कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो यूपीएससी कभी बाउंस बैक नहीं कर सकता। इसके लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जिसको जो मर्जी बोलते रहने तो आप फालतू में गोचेंग लियोंग, फालतू की बुक, माजिद हुसैन की सब मत लाना। आप इसमें ना ज्योग्राफी में 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। ज्योग्राफी में कई लोग सिर्फ 11th और 12th की पढ़ने को बोलते हैं, बिल्कुल ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। 3 क्वेश्चन भी अगर मैं मान रहा हूँ कि अगर 6, 7, 8, 9, 10 से अगर आ रहे हैं तो आपको वो करना चाहिए, बहुत अच्छी है। 11th और 12th का बेस अगर एकदम से बनाने जाओगे, ज्योग्राफी आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला आपको, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी के लिए तो स्ट्रैटेजी अपनी 6 से लेकर 12 तक की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी। ज्योग्राफी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं होती, आपको नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी कवर। तो ये 4 सब्जेक्ट को यार प्लीज़ प्रायोरिटी ज़रूर देना। ये 2021 का जो पेपर आएगा वो गेम चेंजिंग बस इसी के बेसिस पे आएगा कि यूपीएससी को जिसको एलिमिनेट करना होगा वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछकर, एंड ज्योग्राफी, इससे क्वेश्चन पूछकर ही एलिमिनेट करेगा। क्योंकि यार आप खुद बताओ, ये ज़्यादातर लोग क्या कवर करते हैं? आप अपने आप से पूछो, आप में से कितने लोग इसको सुन रहे होंगे? एंशिएंट मेडिवल के बारे में तो बहुत आपको 90% चीज़ें नहीं पता होंगी। इकोनॉमी वैसी लोगों का डब्बा गोल रहता है, वो सिर्फ करंट अफेयर PT 365 करके रट्टा मार ले जाते हैं, कहते हैं फंसा तो फंसा वरना छोड़ देंगे, ठीक है। साइंस तो बड़े टाइम से लोग टच ही नहीं करते हैं कि नहीं यार साइंस के लिए टाइम कहाँ से निकाले, लक्ष्मीकांत तो कर लें पहले हम स्पेक्ट्रम तो कर लें, ठीक है। इतना कुछ कोर्स पढ़ा है करने को, वो तो कर लें हम, विजन की करंट अफेयर मैगजीन तो कर लें मंथली, ठीक है। लेकिन नहीं, अब आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद उठाकर देख लो पेपर के, बाकी चीज़ें तो देखो हर कोई कर लेगा। पॉलिटी के क्वेश्चन अगर आप लक्ष्मीकांत करके जा रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है, हर कोई लक्ष्मीकांत करके, जो 5-5, 6-6, 7-7 अटेम्प्ट लिख रहे होंगे उनके लिए तो उनको छूनी भी नहीं पड़ेगी लक्ष्मीकांत, उनको स्पेक्ट्रम देखनी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको यार इन 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने स्ट्रैटेजी बता दी आपको इन 4 सब्जेक्ट की। इसके अलावा क्या करना है आप ना अपने, देखो कई लोग बोलेंगे कि 5 महीने का टाइम है, अब 5 महीने का टाइम है तो आप प्रीलिम्स की तैयारी से थोड़ा सा डेविएट होकर आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। प्रीलिम्स को देखो टोटल तरीके से छोड़ना नहीं है, लेकिन देखो अगर कोई पर्सन ऐसा हो, जो ये 3rd पॉइंट है ना, प्ले एट योर कंफर्टेबल पोजीशन, ये मैंने इसलिए लिखा है, ध्यान से सुनना। अगर आपने अभी तक
लाइफ में कभी प्रीलिम्स नहीं निकाला, या फिर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर अगर आपका लास्ट टाइम 2020 का एग्ज़ाम डिले होने के बावजूद भी अगर मान लो इससे पहले आप मेंस लिख चुके थे लेकिन 2020 का आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो यार देखो प्रीलिम्स निकलेगा तभी तो मेंस लिखने का कॉन्फिडेंस आएगा। और मेंस में भी देखो आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। आप मेंस पे अगर अभी तक आपने प्रीलिम्स नहीं निकाला है तो प्लीज़ आप मेंस पे बिल्कुल भी फोकस मत करो। जिसको जो मर्जी बोलते रहने दो कि आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, कुछ भी है। अरे भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने माना। यूपीएससी में क्या ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है? ठीक है, एक भी सब्जेक्ट या एक भी टॉपिक कुछ ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है? अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन एक बार बताओ, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया, साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आप देखना 2021 का पेपर आएगा, आप खुद एनालाइज करोगे। तो मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि आपका साल बर्बाद ना हो, इसलिए आप उन 4 कोर सब्जेक्ट को जो मैंने आपको बताया आप उस पर फोकस करो। लेकिन खैर, मैं आपको दूसरी बात ये बता रहा था, अभी तक अगर आपने प्रीलिम्स नहीं निकाला है, आज तक प्रीलिम्स का आपका क्वालिफाई हुआ है आज तक, तो आप मेंस पे फोकस करने की इन 5 महीनों में गलती मत करो। आप खुद सोच कर देखो, और उसमें कोई लॉस नहीं है। लॉस इसलिए नहीं है, आप देखो, आप इतना स्ट्रॉन्ग बना लो पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, एनवायरनमेंट को, इकोनॉमिक्स को, कि बाद में जब मेंस के लिए लोग इनको पढ़ते हैं, इनके नोट्स बनाते हैं, आप उस टाइम पे इनका टाइम बचा लेना। और फिर जो मेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, सिक्योरिटी हो गया, जैसे सोशल इश्यूज़ हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, करंट अफेयर की मेंस आंसर राइटिंग हो गया, आप उस पर फोकस कर लेना। तब भी कई लोग ऐसा होता है ना कि फिर लक्ष्मीकांत से तब भी वो नोट्स बनाने बैठते हैं मेंस के लिए, कुछ कमिटीज़ और रिपोर्ट्स के मेंस नोट्स बनाने बैठते हैं। आप ये सब्जेक्ट स्टैटिक अपने इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब जैसे आपका प्री क्लियर हो तो आपको पता हो कि भाई अगर इन स्टैटिक क्वेश्चन में से, अगर इन स्टैटिक सब्जेक्ट में से अगर कोई भी मेंस का क्वेश्चन आ रहा है तो भाई वो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा मुझे, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स में बहुत अच्छी से तैयारी करी थी। अब मुझे सिर्फ मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स को देखना है और ऑप्शनल को देखना है। क्वेश्चन ये उठता है क्या हम इस टाइम पे ऑप्शनल को टच करें? देखो, मैंने आपको वही बोला, प्ले एट योर कंफर्टेबल पोजीशन। ऑप्शनल भी एक मेंस का पार्ट ही तो है ना, ठीक है? तो आप ऑप्शनल पे भी फोकस इस टाइम पे, मेरी बात मानो तो मत करो। अगर आपका अभी तक लाइफ में अगर अभी तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने पे सोचो। क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो यूपीपीएससी या फिर जिनका ईपीएफओ अभी जो नहीं हुआ, या फिर एसएससी हो गया, या फिर एमपीपीएससी हो गया, इनके भी तो एग्ज़ाम्स होंगे। तो इस सब में कॉमन क्या है? सबके एग्ज़ाम्स में, इन सब के एग्ज़ाम्स में कॉमन ये जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स मैंने बताया आपको, यही तो कॉमन है। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग बना लो तो आपके ये देखो, ये भी तो क्लियर हो जाएंगे ना साइमल्टेनियसली। जब यूपीएससी स्केड्यूल होगा तो उसके साथ साथ ये भी एग्जाम्स अक्टूबर नवंबर के आसपास होंगे, तो आपके ये भी तो कवर हो जाएंगे ना। आप ये भी सोच के देखो। तो मेंस पे अभी अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, सिर्फ यूपीएससी का नहीं, अगर आपके बाकी भी प्रीलिम्स जैसे यूपीएससी के, यूपीपीएससी के, एमपीपीएससी के, ईपीएफओ के, एसएससी का, अगर आपका प्रीलिम्स की सीट नहीं निकली अगर किसी भी एग्जाम की अगर अभी तक, और आप बहुत एग्रेसिवली गवर्नमेंट सर्विस में एंटर करना चाह रहे हो, तो मेरी बात मानो, अभी आप अपनी प्री की तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। मेंस हो जाएगा। देखो पता क्या होता है, जब हम पहली स्टेज लेडर जो होता है ना, अगर हम पहला लेडर जो होता है जब हम वो क्लियर कर लेते हैं ना, तो इस पे पर्सन भागते हुए जाता है बाकी सारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेटर पे। तो आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। बात आती है करंट अफेयर। करंट अफेयर को देखो, आप 3 तरीकों में कवर कर सकते हो। कुछ लोग आप में से होंगे जिन्होंने जून से उठाए होंगे। देखो, 1.5 साल के, 2 साल के, 36 महीने के, 40 महीने के, इन सब में बेवकूफ़ी मत करना। माइंड की भी एक रिटेंशन होती है। आप 1 साल के मैक्सिमम कवर कर सकते हो, उतना ही माइंड अब्जॉर्ब करेगा। और यूपीएससी में देखो, क्वेश्चन तो कुछ भी आएंगे, कुछ भी क्वेश्चन आएंगे। लोग कहते हैं ना कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है यूपीएससी करंट अफेयर, अब उतने रहे नहीं। अरे भैया, तुम स्टैटिक उठाकर देख लो, स्टैटिक पोर्शन में से भी स्टेटमेंट्स होती हैं, वो वैसे भी सॉल्व हो सकते हैं। स्टैटिक पोर्शन लोगों का स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, फिर वो बुराइयां करने लग जाते हैं कि करंट अफेयर जितना है होता है 1 साल से काम नहीं चलता। बिल्कुल चल जाता है 1 साल से काम। जिसने अभी, जो 21 ईयर्स का है, उसने अभी जस्ट कॉलेज अपना ख़त्म करा है, उसकी तैयारी 1 साल की होगी। वो जब अपने 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होगा, वो पर्सन, वो मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट, एस्पिरेंट जो भी होगा, वो 1 साल की कोचिंग उसने ली होगी। तो यार वो भी तो 1 साल के करंट अफेयर करके ही जा रहा है। और ऐसे पर्सन भी 21 साल 22 साल के लोग काफ़ी ज़्यादा आपको फर्स्ट अटेम्प्टर्स जो होते हैं वो आपको हर साल देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने कुछ स्पेशल तैयारी, या फिर उनका नॉलेज बेस इतना वास्ट थोड़ी ना होता है। ठीक है, ये लॉजिक तरीका है। आप बिल्कुल भी उसमें बिल्कुल भी क्या कहते हैं, नर्वस मत हुआ करो। तो करंट अफेयर की जो आपको ड्यूरेशन रखनी है वो आप ऐसे रखो। आप में से कईयों ने जून 2020 से मैगजीन उठाई होगी कोई भी, आप 15 सितंबर तक ज़रूर करना। ठीक है, बोलते रहने दो किसी को भी कि अगस्त में पेपर सेट हो जाता है, जुलाई तक करंट अफेयर करने हैं। आप 15 सितंबर तक कर जाओ। अगर 10 अक्टूबर को पेपर है तो देखो ऑलमोस्ट ये भी 1 महीने पहले ही है कवर। ठीक है, वैसे करने तो यार एक तरीके से आपको 30 सितंबर तक ही चाहिए,
एक क्वेश्चन भी देखो, अगर ये आ रहा है तो आपको बाद में वैसे भी मेंस के लिए करंट अफेयर तो उठाना ही है ना, और रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम देकर इतना भी टाइम आप क्या बचा लोगे। एक बार बताना कि आप 15 दिन तक अगर मतलब पढ़ नहीं रहे तो आपका टाइम जो है वो पूरा का पूरा आप डेडिकेटेडली उस पर बता रहे हो, इतना कुछ नहीं होता। घूमते फिरते इंसान जब मर्जी चाहे, अरे वॉशरूम में बैठ के पढ़ लो, फ़ोन देख लो यार, उसमें करंट अफेयर कर लो कम से कम, उसमें कुछ नहीं है। यूपीएससी में कोई बाउंडेशंस को और कोई रूल्स नहीं होते हैं। तो आप 15 सितंबर तक जो है, आप 15 सितंबर तक आप अपने करंट अफेयर कर जाना। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, एक मिनट इसको हटाते हैं हम लोग। एक तरीका तो ये हो गया कि आप जून से लेकर 15 सितंबर तक आप करोगे। उसके बाद या तो अगर आपने जून से नहीं करें और आप अभी तक अपना माइंड बना रहे थे कि नहीं मैं इस साल नहीं देता हूँ, या फिर अब क्योंकि टाइम बढ़ गया तो आपने देने का प्लान बना लिया, तो डोंट वरी। अगर आपके जून से अगर आपने करना स्टार्ट नहीं करा था, लास्ट ईयर पेपर अक्टूबर में हुआ था, तो अक्टूबर और अभी भी अक्टूबर में है, तो अक्टूबर टू 15 सितंबर आप कर लो। ये भी कंफर्टेबल करंट अफेयर्स का ड्यूरेशन है। आप ये मत सोचना कि अगर आप जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के नहीं कर रहे हो तो आप किसी भी तरीके से लॉस में हो। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, आप अक्टूबर से 15 सितंबर तक कर लो। और अच्छा अगर मैं तरीका बताऊं तो आप मेंस 365 विजन का कर सकते हो, क्योंकि ये मई से लेकर जनवरी तक अभी तक आ चुका है। मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक अभी जो सब्जेक्ट वाइज पहली बुकलेट्स आई हैं वो इसकी ड्यूरेशन है। आप अगर PT 365 से कर रहे हो तो आप PD 365 से ही करते रहो, फिर इसका अभी एक अपडेटेड या फिर 2 अपडेटेड वर्जन निकलेंगे, आप उससे कर लेना। तो इनमें से किसी भी एक तरीके से आपको करना है, ये नहीं कह रहा मैं कि आप सारे तरीक़ों से कर लो, ठीक है। मैंने आपको ये बोला अगर आप मंथली मैगजीन्स फॉलो करते हो तो आप जून से लेकर, कई लोग जून से कर रहे होंगे स्टार्ट, है ना, जून से ही उठाई होगी उन्होंने। जून से पहले मत जाना। जून से पहले अगर आपको जाने का मन करे ना, आप अपने आप से बस इतना पूछ लेना, क्या लक्ष्मीकांत की मुझे एक एक चीज़ याद है? क्या स्पेक्ट्रम की मुझे एक एक चीज़, एक एक कमिटी, एक एक पर्सनैलिटी याद है? क्या मुझे एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की सारी डायनेस्टीज़, उनके रूलर्स, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी इकॉनमी, सारे तरह के टैक्सेस, ये सब याद है? क्या मेरी इकॉनमी कंप्लीट तरीके से कंप्लीटली है? क्या मेरी साइंस, मुझसे कोई 6 से लेकर 10 तक अगर कोई कुछ भी पूछे तो क्या मैं बता पाऊँगा या बता पाऊँगी? अगर ये क्वेश्चन में अगर कॉन्फिडेंटली अगर आपका आंसर आ जाए तो जून से पहले आप मई तक, अप्रैल तक, मार्च तक जाना, वरना बिल्कुल भी इस चीज़ पे आप रिलाई मत करना। ये आंसर है। कभी अगर आपको कोई बोले ना कि जून से पहले का कर ले, एग्ज़ाम डिले हो गया है, ज़्यादा टफ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही इसी कॉन्फिडेंस से तो खेलेगा यूपीएससी आपके, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको ऐसा। आप जून से स्टार्ट करो कंफर्टेबली, ठीक है, 15 सितंबर तक। 15 सितंबर करना ही करना है आपने। 15 सितंबर इज़ द अल्टीमेट डेट जो आपको 2021 में काम आएगी। 15 सितंबर तक आपने कवर करा। दूसरा, मैं उन लोगों का बता रहा था जिन्होंने जून से मैगजीन नहीं उठाई है। लास्ट ईयर 2020 में क्योंकि एग्ज़ाम हुआ था वो 4 अक्टूबर को था, ठीक है, 4 अक्टूबर को इट वॉज शेड्यूल्ड। तो आप अक्टूबर 2020 से लेकर 15 सितंबर 2021 की मंथली मैगजीन उठा लो। अगर आपने मंथली मैगजीन नहीं कर रखी है, कि मान लो आप स्टैटिक पोर्शन या फिर किसी और चीज़ में या फिर इतने ढीले ढाले पड़ गए थे, मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ किसी चीज़ का। हर चीज़ को अगर इस एग्ज़ाम में कुछ भी चीज़ डिले नहीं होती है, पहली बात तो कोई भी चीज़ कभी भी करी जा सकती है। आप PD 365 करो, ठीक है। आपने PD 365 करा, ठीक है, उसके बाद एक अपडेटेड निकलेगा, क्योंकि अभी जो PD 365 आया है वो सिर्फ जनवरी 2021 तक है। आप अपडेटेड करो। अपडेटेड की अभी 1 या फिर 2 मैगजीन निकलेंगी, उससे भी आपका काम चल जाएगा। करंट अफेयर इज़ करंट अफेयर, कहीं से चेंज नहीं होता, ठीक है। करंट अफेयर अब करना कहाँ से है? एक तो आपका विजन हो गया जो आप कर सकते हो PD 365। विजन के अलावा आप अगर चाहो तो जैसे इनसाइट के भी ऐसी कंपाइलेशंस निकलना स्टार्ट हो गई हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज हैं 1 साल की। तो आप बस इनसाइट में से उनको क्या करना, सिर्फ उनकी PDF डाउनलोड करके सिर्फ ये देख लेना कि मेरे कोई टॉपिक जो हैं वो मिस तो नहीं हो गए हैं। मतलब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक तो नहीं है इसके अंदर। मिस क्या मतलब, मिस तो कुछ भी नहीं होंगे। एक्स्ट्रा कोई टॉपिक तो नहीं दे रखा है, बस PDF डाउनलोड करके इतना देखा। जैसे मतलब मान लो एग्जाम्पल, आपने एक पॉलिटी की डाउनलोड करी PD 365 और उसके साथ आपने इनसाइट की एक डाउनलोड करी। पॉलिटी में कुछ यहाँ पर मान लो कि टॉपिक दे रखे हैं, 30 to 40 टॉपिक होंगे इसके अलावा। बस उन 32 टॉपिक को पहले आप वहाँ से प्रिपेयर करो। अभी तो इसकी तरफ आपको देखना भी नहीं है, इनसाइट की तरफ आप बिल्कुल भी नज़र भी मत मारना। आप टॉपिक देखो 30 to 40, फिर इस PDF को डाउनलोड करना इनसाइट की। आप इनसाइट्स की PDF में से ये देखो, मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई टॉपिक, 1 या 2 टॉपिक, कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर के टॉपिक कुछ ऐसे तो नहीं है कि जिसके मैंने विजन में बिल्कुल नाम ही नहीं सुने हो।
आप सिर्फ उन 2 को पढ़ना, उसके शॉर्ट नोट्स बनाना या फिर A4 शीट में जो भी आपका रजिस्टर हो, बस इस PDF को हटा देना अपने फ़ोन से। बाकी एक को बेस बनाना, जैसे आप PT पढ़ रहे हो या फिर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, एक को बेस बनाना, दूसरी सिर्फ आपने बस ये देखना है कि मेरा कुछ रह तो नहीं क्या, कहीं से छूट तो नहीं क्या। न्यूज़पेपर क्या पढ़ना चाहिए, मैं प्रेफर नहीं करता न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने का काम हमारा क्योंकि अभी हमें ज्ञानी नहीं बनना है, सर्विस में घुस जाएंगे हम आराम से न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। बहुत सिंगल डिजिट रैंक लाने भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, वो सारा का सारा काम इंस्टीट्यूट हमारे लिए कर देता है इन मैगजीन्स के थ्रू, और अब हमारे पास ये न्यूज़पेपर पढ़ने का, एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। मेंस हो जाए, मैं मेंस में भी नहीं बोल रहा इवन आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, मेंस अगर आपका हो जाए, इंटरव्यू में फिर आप थॉरो अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए फिर आप 1-2 न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू पढ़ सकते हो। अभी देखो कई लोग बोलेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस हम लोग पढ़ लेते हैं, हिंदू की सिर्फ एडिटोरियल देख लेते हैं। आप यार ये मैगजीन या फिर कोई यूट्यूब चैनल से काम चला लो ना, जो आपको करंट अफेयर करवा रहे हो, मतलब वो करके आप अभी पूरा टाइम मत बताओ, अभी बिल्कुल भी ज्ञानी बनने के पीछे मत भागो। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी लगे ना कि ये कर लेते हैं इसमें क्या हार्म है, वो कर लेते हैं इसमें क्या हार्म है, जो काम देखो आपको दूसरा करके दे रहा है आप उस पर फ़ायदा उठाओ, आप उस पर रिलाई करो। आप कैसे भी करना, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस मत करो कि हम क्या कहते हैं ये न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम ये तो जाएगा, मज़े के लिए तो है। मैंने अभी आपको बताया, जहाँ आपके दिमाग में ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए, आप अपने आप से क्रिस क्वेश्चन करो, क्या मेरी पॉलिटी तैयार है, क्या मेरी स्पेक्ट्रम टोटल तरीके से मैं उसको आंसर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मेरा साइंस और मेरी जो इकॉनमी है वो कंप्लीट तरीके से तैयार हो गई है, क्या ज्योग्राफी मेरी 6 to 12 पूरी कंप्लीटली, मुझे कोई नींद में उठाकर भी पूछे तो क्या मेरी ऐसी प्रिपरेशन है। अगर आंसर निकले नो, तो बाकी चीज़ों पर टाइम वेस्ट मत करना, पहले चीज़ों को कंसोलिडेट करो। ज़्यादा भागोगे, रायता फैलाओगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी फिर, ठीक है। और लास्ट चीज़ है, आप ना रिवीजन पे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। कई लोग आपको बोलेंगे कि और ज़्यादा MCQ सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ये करो वो करो। आप देखो 100 MCQs का एक जो सेट पेपर है, अगर आप उसको वीक में एक पेपर भी अगर आप लगा लेते हो, डेट इज़ मोर देन सफिशिएंट। यार आप चीज़ें अगर रिवाइज़ करोगे ना, आपकी स्टैटिक पोर्शन अगर बहुत ज़्यादा रिवाइज़ होंगे, आपसे MCQ मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। MCQs को सॉल्व करते करते आप उसके सॉल्यूशन पढ़ते पढ़ते आप क्या सोचते हो ऐसे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको पहले पूरी बुक की एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग। आप एक बार बताओ, लक्ष्मीकांत का अगर पार्लियामेंट चैप्टर है, आप पार्लियामेंट की एक एक फंक्शनिंग, एक एक उसकी अथॉरिटी को, पार्लियामेंट में MPs किस तरीके से आते हैं, वो डिस्क्वालीफाई किस तरीके से होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, इलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या होता है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग क्या होती है, स्पीकर क्या होता है, डिप्टी स्पीकर क्या होता है। आपको जब तक ये चीज़ें पता नहीं होंगी, आप पॉलिटी के 100 क्वेश्चन क्या 1 लाख क्वेश्चन का सेट लगा लो, उसके सॉल्यूशन पढ़ के क्या फिर क्या पार्लियामेंट का आंसर कर पाओगे? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस टेम्पररी मूवमेंट में आपको सॉल्यूशन को पढ़कर आपको पता तो लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन में गलती क्या है, राइटर ने, एग्जामिनर ने क्या गलती करवाई है, लेकिन इससे आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर 5th पॉइंट पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने रिवीजन पे। रिवाइज मोर रेदर देन सॉल्विंग टू मैनी मॉक्स एंड MCQs। अगर आप इफ़ यू आर सॉल्विंग 1 मॉक टेस्ट ऑल्सो पर वीक, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, ठीक है। अभी आप क्योंकि 5 महीने का टाइम है, आप ना ज़्यादा फोकस अपना कंसोलिडेशन पे लगाओ, पहले चीज़ों को पढ़ो। मॉक टेस्ट अगर आपको करने हैं MCQ में, आपको उसका एक तरीका बता देता हूँ बहुत अच्छा। आप इनसाइट पे जाओ, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। ऐसे तो 10 चीज़ें मिलेंगी, मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। इनसाइट पे ना 3 तरीके के क्विज आते हैं। आप जो अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो या फिर जून से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, जिस भी महीने से, आपको करंट अफेयर में कॉन्फिडेंस अगर अपना कम लगता है या फिर MCQ में अगर इनसिक्योरिटी है, MCQ में देखो एक बात ये भी तो है ना, हिंदुस्तान पूरा बंद चल रहा है, टेस्ट सीरीज इस साल करी किसने बता दो? दिल्ली आया कौन इतनी अफोर्डेबिलिटी के लिए? आपने ऑनलाइन मंगवाई भी है कहीं से भी करके, पोर्टल किसने 20-30 हज़ार रुपये के किसने पोर्टल खरीदे हैं? आपको क्या लगता है सबने खरीदे होंगे? सब मतलब बहुत ज़्यादा अमीर चल रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, लोगों का बिजनेस काम धंधा बंद चल रहा है, रोटी पानी के लोगों के लाले लग रखे हैं। सीधी बात, साफ सीधी मैं बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे, टेस्ट सीरीज़, पोर्टल वगैरह पे इस साल 2 या पिछले साल भी लोगों ने पैसा इतना खर्च नहीं करा है। सब लोग इक्वल प्लेटफॉर्म पे हैं। बात होती है सिर्फ और सिर्फ सीरियस होने की और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखने की। किसी भी तरह से इनसिक्योर मत हो, हर चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव होता है। मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। आप मंथली मैगजीन तो पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन मंथली मैगजीन को पढ़ने के बाद आपको लगेगा यार मुझे करंट अफेयर रिवाइज नहीं हो रहा है, या फिर पुराने वाले बड़े सारे करंट अफेयर मेरे कंपाइल होते चले जा रहे हैं। विजन के आर्टिकल वैसे भी ऐसे ऐसे होते हैं कि एक एक आर्टिकल को पढ़ने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो हम करें क्या? आप एक काम करो, आप जब ये मंथली मैगजीन्स कवर कर लेते हो ना, चाहे इनसाइट से, चाहे विजन से, चाहे PT 365 से, उसके बाद आप ना
इनसाइट पर जिस भी महीने से आपने करंट अफेयर पकड़े हैं, जून से पकड़े तो जून से, अक्टूबर से पकड़े तो अक्टूबर, इसकी एमसीक्यू की मैगजीन्स होती हैं। 3 तरह की मैगजीन आती हैं। एक मैगजीन होती है स्टैटिक क्विज़ की, जिसमें सब्जेक्ट वाइज क्विज़ होते हैं। एक मैगजीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर क्विज़, और तीसरी होती है आरटीएम मैगजीन, रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज। आप डेली बेसिस पे सॉल्व मत करो, इनकी इंडिविजुअल मैगजीन्स को मंथ वाइज डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लो। आपकी एमसीक्यू की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका स्टैटिक भी सारा बैलेंस हो जाएगा, आपके करंट अफेयर 2 तरीके से बैलेंस हो जाएंगे, रिविजन थ्रू एमसीक्यूज सॉरी, प्लस ऐसे करंट अफेयर जो कि ना किसी भी मैगजीन में नहीं होते, तो उसके जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती लेकिन जो एमसीक्यू की फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, तो वो होते हैं करंट अफेयर क्विज में। तो ये आपकी करंट अफेयर की तैयारी इन तीनों से, एमसीक्यू की तैयारी सॉरी, इन तीनों से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं भी करते हो या फिर अगर आप मॉक ना लगाते हो, तो आपको अगर आप एमसीक्यू की स्किल्स को अगर आपको शार्प करना है अपनी, तो आप इनका सारा ले सकते हो। एंड माइंड यू, दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़, मतलब जो ये सेट करते हैं काफ़ी अच्छे लेवल के एमसीक्यूज़ होते हैं। अगर आप इसमें मास्टरी कर लेते हो ना, अपनी इसमें स्किल्स को शार्प करना है, अगर आपको सॉल्यूशंस और जो क्वेश्चन देखने की अगर एबिलिटी डेवलप करनी है, रोज़ आप 1 से 1.5 घंटा इसको दे दो, इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना, आपके करंट अफेयर भी बन जाएंगे। जब आप मैगजीन में पढ़ोगे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें से पता लग जाएंगी इन करंट अफेयर मैगजीन में से। और ऐसे ही आपको स्टैटिक पोर्शन जो आप पढ़ोगे, आपको स्टैटिक पोर्शन की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए भी स्टैटिक क्विज की इसकी मैगजीन होती हैं, आप ये वाला काम कर सकते हो। तो ये देखो, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर की आपकी तैयारी कैसे हो सकती है और आपका स्टैटिक सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर कैसे बैलेंस हो सकते हैं। तो ये सारी कुछ बातें थी जो कि नोटिफिकेशन जब से चेंज हुआ है और अब जो एग्ज़ाम की डेट क्योंकि चेंज हो गई है, तो आपको इस नए पैटर्न से तैयारी एक तरीके से करनी कैसे है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि शॉर्ट स्ट्रैटेजी 10 अक्टूबर 2021 की क्या होगी, जिसमें आपका फिल्म्स की लिस्ट में शॉर्ट तरीके से नाम आ सके। लास्ट में बस यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक रिपीटेड चीज़, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दीज 4 एरियाज़। 2021 में यूपीएससी के एग्जामिनर कोशिश यही करेंगे कि किसी को भी लिस्ट से आउट करना हो ना, क्वेश्चन यहीं से भर भर के पटक दो, ठीक है। वो वैसे ही पर्सन का कॉन्फिडेंस वैसे ही खत्म हो जाएगा और वो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व नहीं कर पाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री के मान लो आपका सेट आया, एंशिएंट हिस्ट्री के लाइन से 15 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद साइंस के कुछ स्टैटिक क्वेश्चन के, जैसे इस बारी वो सेल्स पूछे थे बड़े सारे, क्या ह्यूमन सेल को पिग एम्ब्रॉय में डाला जा सकता है, 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए। फिर उसके बाद इकोनॉमी के आ गए आपको 15 से 16 क्वेश्चन। अब आप देख रहे हो 15 30 और ये 40 क्वेश्चन में तो आप वैसे ही पीछे हो गए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज होगी ही नहीं, फिर क्या करोगे। तो ये मैंने आपसे बात करी कि कैसे आप नए एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग अपने आप को आप प्रायोरिटी पे रख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सारी तरीके बता दिया कि आपको ऑप्शनली मेंस कैसे बात करनी है, आप किस पोजीशन पे, आप उसके हिसाब से देखना। अभी तक अगर आपने प्रीलिम्स आज तक लाइफ में नहीं निकाला है, डू नॉट वरी अबाउट मेंस या फिर ऑप्शनल, डू नॉट, उसके लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा। पहली स्टेज निकलेगी तो पर्सन में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है सेकेंड स्टेज पे जाने का। तो आप अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी तैयारी करो। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि 12 14 घंटे पढ़ना है। 6 से 8 घंटे भी अगर आप दोगे डेडिकेटेडली, प्रायोरिटी वाइज, जो मैंने आपको इस वीडियो में स्मार्ट वर्क बताया, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, बहुत आराम से काम चल जाएगा, ठीक है। तो कैरी ऑन विद योर प्रिपरेशन। इस डिस्कशन में अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। टेक केयर।